व्यापार चक्र के थोड़ा सा हम फिर से जाएंगे बैक में और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक बार 5 मिनट में देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार चक्र के विषय में हमने जाना था कि जो ट्रेड साइकिल होता है, ट्रेड साइकिल एक प्रकार का लहरों जैसा स्पंदन वाला एक चक्र होता है, जिसमें मंदी, अवसाद, रिकवरी यानी पुनरुद्धार तथा अर्थव्यवस्था प्रॉस्पेरिटी में जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल की कुछ पर्टिकुलर प्रकृति है और कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देखेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी देखना चाहेंगे कि वास्तव में कौन कौन से वे कारक हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक ट्रेड साइकिल के लिए, एक बिजनेस साइकिल के लिए, यानी बिजनेस साइकिल को डिटरमाइन करने वाले कारकों पर भी हम बात आज करने जा रहे हैं। तो देखो, अभी तक हमने जो देखा कि व्यापार चक्र क्या है, एक प्रकार का इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है। देखो, इसको याद रखना, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ही आप कहोगे। ठीक है, उतार चढ़ाव जिनकी प्रवृत्ति नियमित होती है, यानी ये कॉन्टिन्यू होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर उतार आया तो फिर से उतार आ जाएगा, नहीं, उसके बाद चढ़ाव होगा और बार बार उत्पन्न होती है। व्यापार चक्र या चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव कहलाती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के विषय में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं। जैसे कि अमेरिकी अर्थशास्त्री मिचेल के अनुसार व्यापार चक्र संगठित समुदायों की आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव है। ठीक है, संगठित समुदाय जो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक प्रॉपर मार्केट में काम करते हैं। याद रखना, यहाँ पे जो संगठित ऑर्गेनाइज है ये कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा मार्केट मैकेनिज्म की तरफ, लेकिन जहां पर असंगठित होगा, ठीक है, आप देखो जंगल में कुछ लोग रह रहे हैं और वो जंगल की चीजों को खा रहे हैं, वहां पर ट्रेड साइकिल नहीं काम करेगा आपका। ठीक है, जहां पर हमारा संगठन होगा, जहां पर हम मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत काम करेंगे, वहां पर हमको व्यापार चक्र मिला और उन व्यापार चक्रों के अंतर्गत हमने काम किया। ठीक है, तो एक प्रकार का जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन फ्लक्चुएशन को हम ऑर्गेनाइज या मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत देखते हैं और इसे मिचेल ने बताया था। आगे जब हम बात करते हैं तो कीन्स ने कहा था कि व्यापार चक्र बढ़ती हुई कीमतों एवं कम प्रतिशत बेरोजगारी वाले अच्छे व्यापार के समय के पश्चात बेरोजगारी की ऊंची प्रतिशत एवं गिरती हुई कीमतों वाले बुरे व्यापार की अवधियों के अस्तित्व से बनता है। यानी कीन्स ये कहना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो प्राइस होता है दैट लीड्स, ये क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करता है। अगर इकोनॉमी में, याद रखना, प्राइस ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ठीक है, वहीं अगर इकोनॉमी में प्राइस कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा। तो इन्होंने, जो कीन्स थे, इनके दो वेरिएबल थे, मार्केट प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के इन्होंने बात कही थी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कौन इकोनॉमिस्ट किस वेरिएबल पर ज्यादा फोकस किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल को लेकर के। जेम्स आर्थर इस्टे के अनुसार चक्रीय उच्चावचन में विस्तार एवं संकुचन की वैकल्पिक लहरें दृष्टिगोचर होती हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है कि अगर विस्तार आ रहा है तो संकुचन निश्चित आएगा। ठीक है, इसकी लय स्थिर नहीं होती है कि नहीं, जितना विस्तार हुआ है, जितने समय में विस्तार हुआ है, उतने समय में ये क्या करेगा, संकुचन भी करेगा। दैट इज नॉट कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू केवल स्पंदन होता है, लहरें होती हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट द टाइम पीरियड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वो स्थिर नहीं होता है। इस चक्रीय अर्थ में कहते हैं कि संकुचन और विस्तार की प्रावस्थाएं बार बार आवृत्ति होती हैं, बार बार क्या होती हैं, हमारे पास दिखाई पड़ती हैं और ये लगभग एक स्वरूप सी होती हैं। एक स्वरूप का मतलब ये होता है कि ये ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट इसका जो आपकी लेंथ है, इसका जो स्पान है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बन जाता है यहां से कि जो हमने ट्रेड साइकिल देखा था, उस ट्रेड साइकिल की कुछ विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के साथ हमको ट्रेड साइकिल दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें चक्र
चक्रीय उतार चढ़ाव या लहरों की तरह आंदोलन होता है। जैसे आपके पास लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, उस वेव की तरह इसमें स्पंदन होता है और ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो यानी इसमें जो स्पंदन होना है वो स्पंदन कॉन्टिन्यू होना इंपॉर्टेंट है और ये इसकी पहली विशेषता है कि ट्रेड साइकिल अगर होगा तो स्पंदन होना अनिवार्य है। मतलब तेजी, तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद अवसाद, ऐसे एक कंडीशन, एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करना होता है। और देखिए जहां से ये आपका प्रारंभ होता है, ये जो आपका ट्रेड साइकिल होता है जहां से प्रारंभ होता है, जब हम उसी पॉइंट पर दोबारा आते हैं तो कहते हैं एक चक्र पूरा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? वन साइकिल कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चक्र में ऊपर की ओर हमारी अर्थव्यवस्था गई और फिर डाउन होकर के फिर से उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो इस साइकिल को हम लोग एक साइकिल कहते हैं। तो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल, इस तरह करके अर्थव्यवस्था में कई साइकिल्स आते चले जाते हैं। तो ये पहली इसकी विशेषता हो जाती है कि जो हमारे पास चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं इसमें लहरों की तरह स्पंदन होता है, बट ये लहरें जैसे हमको नहीं डिसाइड है कि एक का स्पान ज्यादा, दूसरे का स्पान कम है। ठीक है, तीसरे का स्पान ज्यादा है, चौथे का स्पान और कम है। तो आप देख सकते हो कि इसको जो बूम की स्थिति थी, ये मान लीजिए अर्थव्यवस्था को 12% खींच के ले गई, लेकिन इकोनॉमी डिक्लाइन कितनी की? मात्र 6%। बूम की स्थिति में जब आप देख सकते हो कि ये पूरी स्थिति जो थी, ये मान के चलिए अगर 10 साल का टाइम है तो ये आपका टाइम हो सकता 3 ही साल का हो। तो ये जो आपके पास कॉन्टिन्यूटी, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंपल्सरी, बट इसका जो उतार चढ़ाव है, जो इसका स्पान है, इसमें अंतराल है, वो आवश्यक नहीं कि सदैव बराबर रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्लैक्चुएशन होना कंपलसरी है, बट अदर थिंग्स इज नॉट कांस्टेंट एंड नॉट कंपलसरी। ये पॉइंट आपका यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। मैं इसलिए आपको इस टॉपिक में ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आप शेयर बाजार देख लेना, शेयर बाजार केवल ट्रेड साइकिल है और कुछ नहीं है। ठीक है, जब भी वह शेयर बाजार का आपके साथ फ्लैक्चुएशंस, जो उनकी कैंडल्स बनती है, वहां पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बुल एंड बियर, और वहां पर कैंडल जनरेट होती हैं। ठीक है, रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल जनरेट होती है, और उनके स्पान को भी आप देखिएगा तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा। देखिए मैं कल आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा शेयर मार्केट में कैसे फ्लैक्चुएशंस होते हैं, और हर सेकंड उसमें देखिए कैसे डेटा आता चला जाता है। उस फ्लैक्चुएशंस को मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा दिस इज द बिजनेस साइकिल, अर्थात बिजनेस में ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है, बट उसमें जो स्पान है वो सब जगह अलग अलग दिखाई पड़ेगा। वहां कैंडल बनती हैं तो वही स्पान को, उन कैंडल्स को हम पॉइंट के रूप में नोट कर लेते हैं और उसको आगे देखते हैं। उतार चढ़ाव प्रकृति में आवर्तक होते हैं। आवर्तक का मतलब होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में चढ़ाव हुआ है तो उतार होना कंपलसरी है। ठीक है, आवर्तक यानी एक के बाद एक का क्रम। अब जैसे ये अर्थव्यवस्था आपकी उतार पे आ गई है, डाउन में है, तो निश्चित रूप से इसके बाद इकोनॉमी चढ़ाव भी जाएगी, बट कितना जाएगी हम ये इतना भी जा करके वापस आ सकती है। ठीक है, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय कि जितना हम इस नीचे गए हैं गर्त में क्या उतना ही ऊपर जाएंगे, ये नहीं, लेकिन इकोनॉमी ऊपर जाएगी, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो उतार के बाद चढ़ाव और चढ़ाव के बाद उतार, ये आवर्तक होते हैं, ये कॉन्टिन्यू होते हैं, ऐसा हमारे ट्रेड साइकिल में पाया जाता है। ठीक है, आगे है वे गैर आवधिक या अनियमित हैं, और दूसरे शब्दों में नियमित अंतराल पर चोटियां और कुंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कि एक पॉइंट यहां पर फिर से समझ में आना चाहिए आपको कि गैर आवधिक है, यानी इसमें जो टाइम है वो टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यानी डिसकंटिन्यू पाया जाता है। डिसकंटिन्यू का मतलब यह हुआ कि अगर मैं व्यापार चक्र की बात करता हूं कि यह व्यापार चक्र है, और इस व्यापार चक्र में ये देखिए कि आपका ये स्पान मान लीजिए 20 साल का है, तो ये स्पान हो सकता है 8 ही साल का हो। ठीक है, तो ये 20 साल और ये 8 साल, यानी जो अर्थव्यवस्था मंदी में रही वो 8 साल ही रही, और जबकि जब अर्थव्यवस्था जो बूम पे थी वो 20 साल रही। तो देखिए ये अनियमित है। दूसरे शब्दों में नियमित अंतराल पर चोटियां, जो इसका ये पीक है
नियमित अंतराल में, यहां पे 10 साल में आ गया, और यहां पर देखिए जो कुंड है, कुंड का मतलब होता है गर्त, गर्त आपका है ये मात्र 4 साल में आ गया। लेकिन अगली बार आवश्यक नहीं कि ये जो पीक बनी है 10 साल में वो फिर से 10 साल में आए, वो 2 साल में भी आ सकती है। ठीक है, यानी जो इसका टाइम इंटरवल है वो कभी डिसाइड नहीं होता। एंड द साइज ऑफ पीक एंड द साइज ऑफ जो आपका गर्थ है, दोनों का साइज नहीं डिसाइड होता कि पिछले साल अर्थव्यवस्था इतनी डूबी थी, इस साल भी डूबेगा, पिछले साल अर्थव्यवस्था इतनी चढ़ी थी, इस साल भी चढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं डिसाइड होता है। केवल एक चीज डिसाइड होता है कि फ्लैक्चुएशंस कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्चुएशंस कंटिन्यूटी इसमें कंपलसरी है, अदर थिंग्स आर नॉट कंपलसरी। ठीक है, कि आप नहीं अनुमान लगाओ कि नहीं अर्थव्यवस्था में पिछली बार इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% थी, डाउन हुई है, निश्चित रूप से 8% जाएगी, दैट इज नॉट डिसाइडेड, नहीं हो सकती है, या तो उससे ज्यादा होगी या तो कम हो जाती है। बट सेम होना ये इट इज इंपॉसिबल, नियर अबाउट इंपॉसिबल, दैट हैव द 0.001% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट यहां पे प्रोस्पेक्ट हो सकता है। आगे हम देखते हैं, आगे आपका है वे इस तरह कुल चर में उत्पादन, आय, रोजगार और कीमतों के रूप में होते हैं जो हमारे यहां ट्रेड साइकिल निकाले गए। मैंने आपसे बताया ना कि ट्रेड साइकिल, या तो आप एक काम करिए, किसी कंपनी का केवल उत्पादन का डेटा ले लीजिए, 20 साल का डेटा ले लीजिए, देखिए फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप उत्पादन पे नहीं काम करना चाहते हो, आप एक काम करो, आय पर बना लो कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म आर द कंपनी, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। उसके आधार पर आप आय के बेस पर इनकम ट्रेड साइकिल को बना सकते हो, ट्रेड साइकिल को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप आय पर भी नहीं करना चाहते हो, if you want to generate the trade cycle graph you can generate with the help of employability, कि अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसा है, पिछली बार रोजगार का स्तर क्या था, अब कितना रोजगार का स्तर है, यू कैन ड्रॉ या प्लॉट द ग्राफ, ट्रेड साइकिल ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेटा, या अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप प्राइस के रूप में। तो अधिकतर अर्थव्यवस्था में इन 4 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही ट्रेड साइकिल को जनरेट किया गया। ठीक है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट जेआरएफ में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रकार है जिसमें ट्रेड साइकिल जनरेट किया गया है या किया जा सकता है, अंदर में नहीं। तो ये 4 वेरिएबल लेकर के ही अधिकतर काम किए गए हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा इनकम को लेकर के, जीडीपी को लेकर के या प्रोडक्शन को लेकर के किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनकम अधिकतर आपने देखा होगा नेशनल इनकम के हिसाब से आप ट्रेड साइकिल देखते हो। एक कंपनी में जब आप पैसा लगाते हो तो कंपनी में पैसा कैसे लगाते हो, आय की बेस पे, कि उसकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस मुझे बहुत कम डेटा दिखाई पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस के बेस पर कोई ट्रेड साइकिल जनरेट किया जाए, ये मुझे बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है। हाँ, जैसे कीमत के रूप में आपका शेयर का दाम क्या है, तो उसके रूप में, कीमत के रूप में आप ट्रेड साइकिल देख सकते हो। तो इस प्रकार ये जो 4 वेरिएबल हैं उनके आधार पर आपका ट्रेड साइकिल का डेटा जनरेट किया जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट है, ये चर एक ही समय में, एक ही दिशा में, लेकिन अलग अलग दर पर चलते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ऊपर क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया उत्पादन, मैंने आपके साथ डिस्कस किया आय, मैंने आपके साथ डिस्कस किया रोजगार, मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्राइस। ये चर एक समय में, एक ही दिशा में, लेकिन अलग अलग दर से चलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही समय में, लेकिन अलग अलग रेट रहेगा। ठीक है, ये ऐसा आप देख सकते हो, रेट दिखाई पड़ सकता है ऐसे। ठीक है, एक ही दिशा में लेकिन अलग अलग दर पर चलते हैं। ठीक है, तो ये चर एक समय में, अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इन चारों का डेटा अगर आप प्लॉट कर लोगे तो चारों का रेट अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी चल रही है तो इनकम में भी 10% की चले। दोनों, इन चारों वेरिएबल का डेटा अलग अलग तरीके से फ्लैक्चुएट होगा। हां, यह तो निश्चित रूप से कि अगर आपका प्राइस फ्लैक्चुएट हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, यानी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक डेटा फ्लक्चुएट पॉजिटिव है तो दूसरा डेटा
होगा। अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो प्राइस, यानी ऊपर की ओर हम बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। बट ऊपर की ओर बढ़ने में अगर इन चारों डेटा को मैं प्लॉट करूं एक ही पॉइंट से, तो हो सकता है इनकम इस स्पीड से बढ़ रहा हो, इंप्लॉयमेंट इसी स्पीड से बढ़ रहा हो, प्राइस इसी स्पीड से बढ़ रहा हो, और आपके पास आपका प्रोडक्शन, इनकम, इंप्लॉयमेंट, ये चारों अलग अलग रेट से, एक 8% के रेट से बढ़ रहा है, एक 7% के रेट से बढ़ रहा है, एक 6% के रेट से बढ़ रहा है, एक 5, ऐसे मिल सकता है, बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। वी कैन अंडरस्टूड, हम ये समझ सकते हैं, बट सभी के बढ़ने की दर एक समान हो, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, इस बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा। केवल ट्रेड साइकिल में फ्लैक्चुएशन होना कंपलसरी है, अदर थिंग्स कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग, उत्पादन और रोजगार में अपेक्षाकृत व्यापक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। अब देखो, दो प्रकार की कमोडिटी होती हैं। पहली आपकी ड्यूरेबल कमोडिटी, ड्यूरेबल कमोडिटी, और दूसरी आपकी होती है नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी। कोई डिफिनीशन बता सकता है दोनों की? आप लोगों में से कोई मुझे दोनों कमोडिटी के विषय में डिफरेंस बता सकता है? और ट्रेड साइकिल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपके पास ड्यूरेबल कमोडिटी है उसमें फ्लैक्चुएशंस ज्यादा, व्यापक उतार चढ़ाव होते हैं। किसमें? टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग के उत्पादन और रोजगार में। ये देखो, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में अपेक्षाकृत व्यापक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, लेकिन कीमतों में अपेक्षाकृत छोटे उतार चढ़ाव का। वहीं दूसरी ओर गैर योग्य माल, ठीक है, यानी इसको नॉन ड्यूरेबल कह दो, नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी में कीमतों में अपेक्षाकृत व्यापक उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है, और उत्पादन तथा रोजगार में अपेक्षाकृत छोटे उतार चढ़ाव आते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद होना चाहिए। अब सर ड्यूरेबल में कैपिटल गुड्स आ सकते हैं क्या? अच्छा, कैपिटल गुड्स सच एज? सर जैसा रॉ मटेरियल हो सकते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन गुड्स के लिए अलग होते हैं और कैपिटल गुड्स के लिए अलग होते हैं। आपका पेन कैपिटल ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल? सिंपल सा सर एक नॉन बताओ। ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल। कॉपी? नॉन ड्यूरेबल है। बुक्स? सर वो भी हम्म, कपड़ा, बुक्स, दूध, चावल। नहीं, ये कोई डिफिनीशन नहीं। आप डिफिनीशन बताओ ना मुझे। सर ड्यूरेबल गुड्स वो होंगी जिनको हमें एक टाइम, अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो वो एक टाइम के बाद खराब हो जाएंगे, हम उनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। और अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, टमाटर का मैंने एक जैम लाया सर हूँ, ठीक है। ड्यूरेबल में जैसे कि प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे दूध हो गया सर। तो उसको नॉन ड्यूरेबल में, दूध में तो मैंने देखा कि आजकल लोग सर क्या, ड्यूरे देखो, सर ड्यूरेबल गुड्स जो होती है वो एक साल। क्या हुआ, बोलो। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल के डिफिनीशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फैक्टर है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मैं बताऊं, जितने लोगों ने नेट जेआरएफ दिया सब गलत करके आए हैं यहां पे। ठीक है, डिफिनीशन सुन लीजिएगा बहुत केयरफुली और नोट कर लीजिएगा। ड्यूरेबल कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जिसका प्रयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक बार प्रयोग की जाने वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरेबल कमोडिटी कहते हैं। और जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सके वो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी है। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी जानी जाती है।
एक आपके पास लोहे का जंगला होता है, आपने देखा होगा घर में दरवाजे लगे होते हैं, और एक रेगमाल हम लोग लेते हैं, इसमें जंग छुड़ाते हैं, तो रेगमाल क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी हो गया। ठीक है, जो आपका लोहे का दरवाजा हो गया वो ड्यूरेबल कमोडिटी हो गया, यानी जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। अब पेन है, पेन की इंक लगातार खत्म होती चली जाती है, हम उसका प्रयोग बार बार नहीं करते, इसलिए वो नॉन ड्यूरेबल है। कॉपी एक बार लिख दिया खत्म। लेकिन बुक्स में है कि आपने इकोनॉमिक्स की बुक एम.एल. झिंगन की लाई, आपने पढ़ाई कर लिया, आईएएस बन गए हो, अपने छोटे भाई को दे दिए, तो उसको हम ड्यूरेबल कमोडिटी में रख लेते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया कि आईएएस बनने के बाद उठाए कबाड़ वाले को बेच दिए, तो वो नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगी। तो इट विल बी डिसाइड बाय, किसके द्वारा डिसाइड होता है कि कंज्यूमर कैसा बिहेवियर अपनाता है। ठीक है, मैंने देखा फिल्मों के हीरो हीरोइन कपड़ों को नॉन ड्यूरेबल करते हैं, और हमारे यहाँ मिडिल क्लास वाले उसको ड्यूरेबल कमोडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे धो के फिर से पहन लेंगे, 40 धुलाई 50 धुलाई करते हैं, बार बार पहनते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर आनी चाहिए कि ड्यूरेबल कमोडिटी जिसका इकोनॉमिक यूज मेनी टाइम्स किया जा सके। ठीक है, आर्थिक प्रयोग हम कई बार कर सकें, उस कमोडिटी को हम लोग ड्यूरेबल कमोडिटी कहते हैं। अब ऐसे मत कह देना कि सर पानी की बोतल 20 रुपए की लाते हैं, हम तो ट्रेन में भी पीते हैं और उसके बाद घर में भी रखे रहते हैं, रूम पे भी रखे रहते हैं, नहीं, वो नॉन ड्यूरेबल में आएगी। ठीक है, तो उसको आप जबरदस्ती चला देना, वो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी ही होती है। बट आप कहते नहीं सर पेन में इंक भरा के चलाने लगे, ऐसे लॉजिक नहीं। ठीक है, लॉजिक ये समझिएगा कि जिसका केवल एक बार प्रयोग संभव होता है, और वो कमोडिटी आपकी नॉन ड्यूरेबल होती है, और जिसका कई बार, जैसे मकान, जैसे कैपिटल गुड्स जितनी होती है वो ड्यूरेबल कमोडिटी होती है, दैट इज नो डाउट। ठीक है, जितनी कैपिटल गुड्स होती है अधिकतर 99% केस में, अलग बात है ट्रैक्टर लाओ तुरंत ब्लास्ट कर जाए ट्रैक्टर, तो वो नॉन ड्यूरेबल हो सकता है। बट ये मान के चला जाता है कि कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो आपकी ड्यूरेबल कमोडिटी होती हैं, एंड नॉन यानी कंज्यूमरेबल यानी उपभोग वाली वस्तुएं जितनी होती है वो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी होती हैं। आप सही हो, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया सभी लोगों ने, कि नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो कंजप्शन हम करते हैं, जो जैसे आटा दाल चावल है, ये सब नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी हैं। और ड्यूरेबल कमोडिटी जैसे सोफे आपने खरीदा, मकान खरीदा आपने, उसके अंदर क्या हुआ, टाइल्स लगवाई, ये ड्यूरेबल कमोडिटीज होती हैं। तो अब ध्यान से देखना कि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उसमें उत्पादन और रोजगार में अपेक्षाकृत व्यापक फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ा चारों वेरिएबल में, जबकि कीमतों में फ्लक्चुएशंस कम दिखाई पड़े। किसमें? ड्यूरेबल कमोडिटी में। नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी में कीमतों में ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़े और उसके उत्पादन तथा रोजगार में फ्लक्चुएशंस कम दिखाई पड़े, कम दिखाई पड़े। अब इसका कोई कारण बता सकते हो आप लोग, ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसा बता दो। देखो, नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी इट इज डिपेंड अपॉन योर नीड्स। ठीक है, ये नीड्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब इसमें जो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी होता है इसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस बहुत, क्योंकि मार्केट में अचानक क्या हो जाए, ठंड पड़ने लगे, आपने क्या किया, चाय के लिए दूध की डिमांड कर दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन मिल्क इंडस्ट्री वाला एक दिन के डिमांड बढ़ने के कारण नया प्लांट थोड़ा लगा देगा, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी है, उसके लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि अरे प्याज का दाम बहुत ज्यादा हो गया, चलो किसान सब कहते कि नहीं एक काम करो प्याज ही बो देते, नहीं, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हुआ। तो नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी में प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पे नहीं पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। वहीं ड्यूरेबल कमोडिटी क्या होती जानते हैं कि एक व्यक्ति जो दरवाजे लगाता है वो हरदम लगाएगा। सीमेंट सरिया ड्यूरेबल कमोडिटी है। ठीक है, तो इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन आपने देखा होगा, सीमेंट का, सरिया का प्राइस बहुत कम बढ़ता घटता दिखाई पड़ा होगा, लगभग मैंने देखा है अप्रॉक्सीमेट फिक्स ही आसपास होता है। और क्यों? क्योंकि इसीलिए इसमें रोजगार और उत्पादन में फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये पॉइंट एक बार नेट जेआरएफ पे पूछा गया था, लोगों को कंफ्यूजन हो गए थे पूछ क्या रहा है, तो शायद मुझे लगता है सभी को यह बात क्लियर हो गई होगी कि ड्यूरेबल कमोडिटी या नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी के अंतर्गत जो 4 वेरिएबल्स हैं, इन चारों वेरिएबल में अलग अलग स्पीड दिखाई पड़ी है फ्लक्चुएशंस की।
ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी में बहुत ज्यादा अंतर आ गए थे, रिसर्च बताती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापार चक्र दीपावली जिसको बोलते हो, क्रिसमस के दौरान खुदरा व्यापार में उतार चढ़ाव जैसे मौसमी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। आप कह दो कि सर दीपावली का त्यौहार है इसलिए स्टील के हमको बर्तन खरीदने होते हैं, हमको क्या करते हैं ये तेल वेल खरीदना होता है, ठीक है, मिठाइयाँ खरीदनी होती हैं, इसलिए प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे दीपावली का त्यौहार समाप्त हो जाता प्राइस डाउन हो जाते। नो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट लॉजिक, ये प्रॉपर लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसके कारण कभी भी मार्केट में जो ट्रेड साइकिल है नहीं जनरेट होता। एक प्रोड्यूसर वो इन त्योहार को के लिए पहले से स्टॉक बनाता है, उसको अनुमान है पिछले साल के डेटा से कि मेरी इतनी थालियां बिक गई थी, इतने कढ़ाई बिक गए थे, और जो एजेंसी वाला है वो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका होता है, तो वो पूरे साल स्टॉक पे काम करता है। दीपावली वाले दिन, त्योहार वाले दिन जितनी थाली बर्तन या मिठाइयों की डिमांड होती है उससे मार्केट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी गोदाम पे उसका सप्लाई किया जा चुका होता है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने लॉजिक रखा कि अर्थव्यवस्था में वहां पे प्राइस तेजी से बढ़ता है जब त्योहार होते, कभी नहीं ऐसा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ जाए, और वो किसके कारण बढ़ जाए, इन द बैरियर्स इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, बैरियर्स के कारण, कि स्टॉक गोदाम में रखा सामान है उसको हम मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे, ट्रक रास्ते में गिर गया, तो उसके कारण हो सकता है, बट उत्पादन या प्राइस में फ्लक्चुएशन अदर कारण से नहीं होता। तो इसलिए आप कह दो कि जो ट्रेड साइकिल होता है वो त्योहार के कारण होता है, तो ये गलत है। कुंभ मेला चाहे जितना आपके यहां पड़ जाए, लेकिन कुंभ मेले से ये थोड़ा हो जाएगा कि पूरे इलाहाबाद में रेट ही रेट बढ़ जाएगा। वो एक महीने का फ्लक्चुएशन होता है, और उस फ्लक्चुएशन के लिए सभी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर माइंड मेकअप किए होते हैं कि उसकी सप्लाई हमको कहां से करनी है, तो उससे बहुत ज्यादा रेट में फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, वे धर्मनिरपेक्ष रुझान नहीं है, जैसे लंबे समय तक विकास या आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मतलब कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता कि नहीं एक विशेष पर्टिकुलर रीजन के कारण या इसके कारण, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इकोनॉमी में सारे सेक्टर को एक साथ लेकर के घटनाएं घटित होती हैं। अपसंग और अपसभ्य उनके प्रभाव में संचयी होते हैं, इसको मैं आगे आपको डिफाइन करता हूं। तो इस प्रकार जो व्यावसायिक चक्र होते हैं जिसमें रोजगार, आय, उत्पादन और मूल्य स्तर में आवर्ती उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं, और जिसे हम लोग ट्रेड साइकिल की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अब व्यापार चक्रों की प्रकृति और विशेषताओं पे हम बात करते हैं। तो व्यापार चक्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो 6 विशेषताएं हैं। इन 6 विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं, वो कौन कौन सी है। पहला, सामयिकता, यानी सामयिकता का मतलब होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी ऊपर की ओर जा रही है या डाउन जा रही है तो निश्चित रूप से उसका अपोजिट डायरेक्शन कुछ दिन बाद वो ले लेगी। लेकिन ये कुछ दिन 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 400 साल भी हो सकता है। 400 साल तक हो सकता है इकोनॉमी आपकी बूम पे चली जाए। ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सामयिकता पाई जाती है कि अगर इकोनॉमी ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे की ओर निश्चित आएगी। दूसरा, संक्रमिकता। संक्रमिकता का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन होना इंपॉर्टेंट है, मैं आगे डिफाइन करूंगा। ये 6 वेरिएबल्स हैं, ये विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को नोट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। संचयी, अंतरराष्ट्रीय समस्या और आर्थिक जगत की साधारण घटना। तो इस प्रकार उतार चढ़ाव समान नहीं। तो ये 6 विशेषताएं हैं। इन 6 विशेषताओं को चलो हम क्रम से देख लेते हैं कि 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कैसे काम करती हैं। पहला, सामयिकता। सामयिकता की बात करते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इन उतार चढ़ावों में सामयिकता का गुण होता है, अर्थात तेजी के बाद मंदी का चक्र लगभग एक निश्चित अवधि में ही पूरा हो जाता है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जितना टाइम तेजी में था उतना ही टाइम में मंदी लगभग पूरा हो जाता, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। मतलब इनका यह कहने का था कि अगर मैं फ्लक्चुएशन में बात करूं कि 10 साल ये विस्तार था तो लगभग 10 साल के आसपास, यानी ये स्पान टाइम जितना लगा उतने ही स्पान टाइम में ये अर्थव्यवस्था
फिर से वही घटना पे एक साइकिल कंप्लीट कर देगी। यानी हेंसन जो ने कहा कि इस चक्र में जो आपकी अवधि जैसे 7 वर्ष की अवधि है तो 7 से 10 वर्ष की अवधि में दूसरा ये एक साइकिल अपने आप को कंप्लीट कर देगा। यानी 2 फेज पे काम करते हैं और जितना विस्तार में समय लगा है उतना ही अवसाद में भी समय लेगा, उसी के आसपास है। यानी उन्होंने सामयिकता का मतलब होता है कि जितना समय आपकी अर्थव्यवस्था बूम पे रही उतना ही डिप्रेशन में रहेगी। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था बूम पे रहे 25 साल और इसमें ऐसा रहे कि 2 ही साल में काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा नहीं, अधिकतर ये साइकिल को जब हम एनालिसिस किए कि जितने समय अर्थव्यवस्था बूम पर रही है, अर्थव्यवस्था में प्रॉस्पेरिटी रही है, समृद्धि रही है, उतने ही समय अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, डाउनवर्ड भी रहेगी। अगला पॉइंट है संक्रमिकता। संक्रमिकता का मतलब होता है कि व्यापार चक्र का स्वरूप संक्रमिक होता है, अर्थात उस देश की सभी फर्मों पर एक जैसा रंग चढ़ जाता है। मतलब अगर नेशनल इनकम क्लॉथ इंडस्ट्री की बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की भी बढ़ेगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। यानी एक उद्योग में अगर समृद्धि दिखाई पड़ती है तो दूसरे उद्योग में निश्चित रूप से हमको समृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्रमिकता पाई जाती है कि एक सेक्टर में अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम बढ़ रही है तो अदर सारे सेक्टर में भी इस प्रकार की घटना हमको दिखाई पड़ती है और इस तरह की घटना हमको देखने को मिलती है। तो यानी ऐसा नहीं कोई कह सकता कि क्लॉथ इंडस्ट्री क्या होता है, बूम पर है, समृद्धि पर है और अदर सेक्टर पर मंदी छाई है, ऐसा नहीं होता। जैसे बारिश में आपने देखा होगा, अभी जुलाई का डेटा देखिएगा, असम में बाढ़ आ जाएगी, बिहार में बाढ़ आ जाएगी तो राजस्थान में सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ेगा, तमिलनाडु में बारिश होगी। यह घटना केवल मौसम में होती है, लेकिन व्यापार चक्र के अंतर्गत ऐसा देखा गया कि अर्थव्यवस्था में जो संक्रमिकता का मतलब होता है संक्रमण होना, संक्रमण का मतलब होता एक जैसे क्या होता है, एक पर रंग चढ़ना, एक पर इन्फ्लेशन व्यापार चक्र के समृद्धि का इंपैक्ट पड़ना, अदर इंडस्ट्री पर भी समृद्धि का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस दूसरे सेक्टर में ना पड़े। हाँ, ये अलग बात है कि एक में 5% का इंपैक्ट पड़ रहा, दूसरे में 3% का, लेकिन दोनों इंडस्ट्री में, तीनों इंडस्ट्री में, जितनी भी इंडस्ट्री आपके यहां काम कर रही हैं, सारी इंडस्ट्री में आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री में कपड़े महंगे होंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की फीस भी इधर बढ़ने वाली होगी, इस यूनिवर्सिटी में भी फीस बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो समृद्धि के संक्रमिक होता है, यानी एक इंडस्ट्री का इंपैक्ट सारी इंडस्ट्री पर पड़ता है। अगला है संचयी। संचयी का मतलब होता है विस्तार और संकुचन का स्वरूप संचयी होता है, लगातार होता है, अर्थात प्रत्येक अवस्था अपने ऐसे तत्वों को संचय करती है जो इसको विपरीत दिशा में ले जाता है। तो यानी अर्थव्यवस्था अगर ऊपर जाती है तो ये अपने साथ एक ऐसे लक्षणों को अपने पास लेती चली जाती है कि नीचे की ओर वही लक्षण इसको झुका देते हैं, ठीक है। आपका राजनीति में भी ऐसे होता है, राजनीति में उसका कार्यकाल, उसका शासनकाल उसके डुबाने के लिए होता है, बन जाता है। कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो गड़बड़ कार्य होते हैं, वही मुद्दे बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे पास विस्तार है वो संकुचन का कारण छुपाए रखता है, और संकुचन, ठीक है, संकुचन विस्तार का कारण। आपने कहा ना कि एक फेलियर होता वही सक्सेस होता, क्यों? क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स को रख लिया, वो सारे चीजों को जान लिया है कि क्या कमियां मुझसे आ गई, तो वही विजय का क्या करता, लक्षण लेकर के चलता, तो वही चीज संचयी होती है। अगला है तेजी या मंदी के समय। अवधि नियमित अथवा निश्चित तो नहीं होती, किंतु यह निश्चित है कि ना तेजी और ना ही मंदी की स्थितियां अनिश्चित काल के लिए बनी रहेंगी। इसमें यह कहा गया कि ये हम मानते हैं कि जो ये आपके पास बूम है और ये आपके पास जो डिप्रेशन की स्थिति है, इसमें ये अंतराल बराबर तो नहीं होता, बट ये नहीं है कि जैसे 10 साल में आपकी समृद्धि हुई है तो ये मान के चलो कि 10 साल, 12 साल या 15 साल, बट बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं आएगा। निश्चित रूप से ये काल ऐसा नहीं कि अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहे, ऐसे नहीं। अगर इसने 10 साल में अपना कवर किया है समृद्धि की स्थिति, तो निश्चित रूप से 10 या 12, 13 साल में ये अपनी पुनः स्थिति में एक साइकिल को कंप्लीट कर ही देगा, ठीक है। यानी ये निश्चितता नहीं है,
ठीक है, कि एक स्थिति सदा, मान लीजिए अमेरिका कहते कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना कर दूं कि अर्थव्यवस्था में अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, और मैं ऐसा रिसर्च करूं, ऐसे वेरिएबल्स सर्च करूं, इतने इकोनॉमिस्ट लगा दूं कि मैं केवल समृद्धि में रहूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये हरदम स्थितियां नहीं बनी रह सकती हैं, इसको आपको देखना होगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय समस्या। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समस्या क्या थी कि वर्तमान आर्थिक जीवन का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होने के कारण एक देश में व्याप्त मंदी और तेजी की समस्या अंतरराष्ट्रीय समस्या बन सकती है। यानी अगर अमेरिका में 1929 और 34 की विश्वव्यापी मंदी पड़ी, तो इसका विश्व के सारे देशों में इंपैक्ट पड़ा है, संक्रमण फैला है, और संक्रमण का एक कारण है, और संक्रमण का कारण है ग्लोबलाइजेशन। एक देश में अगर फ्लक्चुएशन हुआ, जैसे आपने देखा कोविड में कोरोना अगर आपके देश में बहुत कम फैलता अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ना होता तो आपका नॉलेज भी इतना ही नहीं बढ़ता। तो एक कहीं ना कहीं एक थिंग्स क्या होती है आपके लिए अच्छा है तो दूसरे दृष्टिकोण से बुरा भी है। ठीक है, आज हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है, तो उस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा कि इंटरनेशनल ये प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारा ट्रेड साइकिल केवल नेशनल नहीं रह गया है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में, जैसे अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले 5 साल मंदी के दौर होंगे, अर्थात हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार होने जा रही है। स्लो डाउन का शिकार का मतलब होता है अमेरिका में कितने बैंक फेल हो गए हैं, आज की न्यूज देख लेना कोई उठा करके, मोस्ट ऑफ द बैंक फेल होते चले जा रहे हैं। मतलब कि वो जितने लोगों को लेंडिंग की है, जितने लोगों को उधार दिए, उनके पास पैसे नहीं आ रहे, अब उनके पास कैपिटल क्राइसिस हो चुकी है। ठीक है, और ये मंदी कहां से स्टार्ट हो रही है? यूएसए से स्टार्ट होने के परिणाम स्वरूप इसका संक्रमण विश्व के सारे देशों में हो जाएगा और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा, नेशनल ऑफ इनकम डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में टोटल आउटपुट डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है जो पूरे विश्व में इस समय छाई रहती है। तो ये 6 विशेषताओं के साथ जो हमारा ट्रेड साइकिल है वो ट्रेड साइकिल काम करता है। नाउ द नेक्स्ट है आर्थिक जगत में। जब हम घटनाओं को बात करते हैं तो आर्थिक जगत में जो ट्रेड साइकिल होता है ये एक इकोनॉमिक घटना है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक घटना है और इसको हम लोग प्राकृतिक घटना के रूप में भी कैलकुलेट करते हैं, जानते हैं कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है और जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। कठिन नहीं, डिफिकल्ट नहीं, मैं इम्पॉसिबल में ही डाल देता हूं, क्योंकि आज तक विश्व के जितने भी दो थे, कितना नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में बट गया होगा, लेकिन आज तक किसी ने इसको नहीं रोक पाया है। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक इसलिए जब हमारा बस नहीं चलता तो हम प्राकृतिक घटना उसको घोषित कर देते हैं और ये इसको रोकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें जो उतार एवं चढ़ाव का समान नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बूम की स्थिति है और जो हमारे पास डाउन की स्थिति है दोनों समान नहीं होता। इसका चाहे टाइम ऑफ द स्पॉन ले लीजिए, चाहे लेंथ ऑफ द टाइम ले लीजिए, दोनों अलग अलग ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम जब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बात करते हैं तो आज तक जब विश्व की इकोनॉमिक जो आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और विश्व की जब अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन किया गया तो अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप हमको 4 प्रकार के, बेसिकली वैसे 5 प्रकार के मिले हैं, लेकिन मैं 4 प्रकार के बेसिकली ट्रेड साइकिल आपको डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि ये 4 प्रकार की जो ट्रेड साइकिल थे वो बेसिकली हमको मिले हैं, जिसमें से आपका है किचन चक्र। नाम याद रखना, ठीक है, ये नेट जेआरएफ में बहुत पूछा गया, पीसीएस में बहुत पूछा गया है। मैं इसको लिख देता हूं, नेट जेआरएफ एंड मतलब कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। किचन चक्र, ये प्रोफेसर किचन थे, उनके नाम पर इसको नाम किचन चक्र पड़ा। जब आपकी अर्थव्यवस्था में ट्रेड साइकिल का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष होता है, 3 साल या 4 साल, मतलब कि आप ये देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में जो बूम एंड ये अवसाद, ये 3-4 साल में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो इसे हम लोग किचन चक्र कहते हैं। तो किचन चक्र का जो
कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बहुत कम होता है। तो अभी जो अमेरिका ने अनाउंस किया है वो किचिन चक्र की ही बात की जा रही है। दूसरा है जगलर चक्र, ठीक है, जगलर जगलर चक्र के नाम से जानते हैं, और इसको प्रोफेसर जगलर ने इसको इन्वेंटेड किया था। और इस प्रकार का जो ट्रेड साइकिल होता है वो 8 से 10 वर्ष में एक साइकिल कंप्लीट करता है, 8 से 10 साल में, ठीक है, यानी 8 से 10 साल टाइम में क्या होता है कि एक चक्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ऐसी घटना कहीं आपको दिखाई पड़ती है तो उसको आप जगलर साइकिल के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 से 10 वर्ष वाले चक्र को आप किस श्रेणी में रखोगे। नाउ द नेक्स्ट है कुजनेट चक्र। ये कुजनेट ने बताया था कि यदि आपकी अर्थव्यवस्था में एक ट्रेड साइकिल 15 से 25 वर्ष के बीच में कंप्लीट हो रही है तो इस साइकिल को हम लोग कुजनेट चक्र के नाम से जानते हैं। और 15 से 25 साल वाले यानी एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, यानी 25 साल तक आपका अर्थ तेजी और मंदी का एक चक्र कंप्लीट होता है। और अगला आपका है केंद्रोत्तीफ चक्र, और केंद्रोत्तीफ चक्र जो आपका होता है वो 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य पाया जाता है। तो इसे हम लोग केंद्रोत्तीफ चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास ट्रेड साइकिल में ये 4 प्रकार के चक्र आए, और इन 4 प्रकार के चक्रों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इतने 4 प्रकार के चक्र होते हैं। तो चलिए, ये आज तो इतना था मेरे साइड से। कल से मैं आपको व्यापार चक्र के सिद्धांत पढ़ाऊंगा, कि इसमें 2 प्रकार के मैं सिद्धांत आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ अर्थशास्त्री ने कहा कि जो व्यापार चक्र होते हैं वो मुद्रा के कारण होते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री ने कहा कि नहीं, व्यापार चक्र नेचुरल होते हैं। तो मैं उनको 2 कैटेगरी में बांटूंगा। एक को मौद्रिक अर्थशास्त्री कौन कौन से थे और उन्होंने मुद्रा को लेकर के क्या बात कही है। तो मौद्रिक कारक को मानने वाले व्यापार चक्र की मुद्रा कारण है, उनको मौद्रिक अर्थशास्त्री में कहूंगा जो व्यापार चक्र का कारण बताते हैं। और दूसरा अमौद्रिक वाले आ गए, ठीक है, नॉन मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हो गए, उन्होंने बताया कि नहीं, ये सन स्पॉट थ्योरम बताऊंगा, मनोविज्ञान सिद्धांत बताऊंगा। तो इनका क्लासिफिकेशन मैं आपके साथ करूंगा। तो कल से मैं थ्योरम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये था मेरे साइड से। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।